तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शियो होता है वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बताता है कि उस दिन जैसे ही मैं एम्परर के सामने गया तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक जो है वो हो गया, क्योंकि उस दिन मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हुई कि जो एम्परर है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं था, बल्कि असल में एक कल्टीवेटर था। और अब शियो के इतना बताते ही हम देखते हैं कि एम्परर की जो डिवाइन कॉन्सियसनेस होती है वो चारों तरफ फैली हुई होती है, जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो डिवाइन कॉन्सियसनेस होती है वो एक तरह की कल्टीवेटर की पहचान होती है। और एम्परर की डिवाइन कॉन्सियसनेस को देखकर मैं बता सकता हूँ कि एम्परर जो है वो स्पिरिचुअल रूट के साथ में ही पैदा हुआ था। और फैक्ट की बात यह है कि इंपेरल पैलेस के अंदर केवल एम्परर ही इकलौता पर्सन ऐसा नहीं है जो कि एक कल्टीवेटर है। जिस टाइम पर मैं यहाँ पर जो प्रिंस और प्रिंसेस है उनसे मिला तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वे सभी लोग भी यहाँ पर कल्टीवेटर है। एक तरह से कह सकते हैं कि इंपेरल फैमिली जो है उसके अंदर हर एक पर्सन जो है वो लगभग कल्टीवेटर है, जिनके पास में की खुद की डिवाइन कॉन्सियसनेस है। लेकिन उन लोगों की डिवाइन कॉन्सियसनेस को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ कि वे लोग जो है वो कोई हाई रैंकिंग के कल्टीवेटर नहीं है, क्योंकि उनकी अगर डिवाइन कॉन्सियसनेस का कंपैरिजन जो है वो फॉक्स से किया जाए तो जिससे कि मैं फॉरेस्ट के अंदर मिला था, तो उसके मुकाबले इनकी डिवाइन कॉन्सियसनेस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जिसका मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि ये लोग जो है वो शायद केवल QI रिफाइनिंग स्टेज के ही कल्टीवेटर है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि अगर ये सभी लोग जो है वो QI रिफाइनिंग स्टेज के कल्टीवेटर है तो फिर इन्हें मेरे जैसे एक पिनेकल मास्टर की क्या ज़रूरत है इन लोगों को गार्ड करने के लिए, क्योंकि ये खुद लोग इतने ज़्यादा पावरफुल है। जैसे कि अगर एम्परर की बात की जाए तो एम्परर की डिवाइन कॉन्सियसनेस जो है वो काफ़ी लंबी दूरी तक फैली हुई थी, जिसे देखकर ये साफ कहा जा सकता है कि इतनी पावरफुल डिवाइन कॉन्सियसनेस जो है वो QI रिफाइनिंग स्टेज के फर्स्ट लेवल के कल्टीवेटर की तो नहीं हो सकती। एम्परर की पावर को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि अकेले एम्परर जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि जितने भी सभी शैडो गार्ड है वो एक साथ में मिलकर भी उसके साथ में फाइट करे तो एम्परर सभी को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देगा। इस चीज़ को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्परर है उसने शैडो गार्डों को केवल इसीलिए यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि वो बेफालतू के यहाँ पर जो असिसियन है उनके साथ में फाइट कर कर अपने टाइम को बर्बाद करना नहीं चाहता। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक और असिसियन जो होता है वो इंपेरल पैलेस के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि एम्परर पैलेस के अंदर से हमेशा ही यहाँ पर जो असिसियन है वो आते रहते हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर रोजाना असिसियन जो है वो आते हैं जो कि मेरे हाथों से मारे जाते हैं। शायद ही कोई रात ऐसी बीती हो जब मैंने यहाँ पर किसी असिसियन के साथ में फाइट कर कर उसे ना मारा हो। इस चीज़ को देखकर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बेफालतू के इधर उधर दुनिया के अंदर घूमकर अपने टाइम को बर्बाद किया, क्योंकि कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो मुझे यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन उसके बाद भी चलो मैं लगातार इसी तरह से यहाँ पर जो ही असिसियन थे इनके साथ में फाइट करता रहा, जो कि हर एक रात आकर अटैक किया करते थे। और इसी तरह से करते करते और मुझे इंपेरल फैमिली के अंदर शैडो गार्ड बने हुए टोटल 5 साल जो है वो बीत गए। और बीते इन 5 सालों में जो किम था उसने भी काफ़ी अच्छे से मेहनत की और उसने खुद को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी बनाया, और जो वुलिन अलायंस थी उसका आखिरकार वो लीडर भी बन गया। लेकिन चूंकि मैं एम्परर का शैडो गार्ड था तो इसीलिए किम से मिलने के लिए मुझे फॉरबिडन कर दिया गया। मैं किम से जो है वो नहीं मिल सकता था। लेकिन उसके बाद भी मैं छुप छुप कर जो किम था उससे आकर मिला करता था और उससे यहाँ पर काफ़ी सारी बातें भी जो है वो किया करता था, और हम लोग ड्रिंक करते हुए काफ़ी अच्छी अच्छी बातें भी किया करते थे। और इसी तरह से टाइम बीतता गया और फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका कि मुझे इंतज़ार था। और शियो की इतना सोचते हम देखते हैं कि किम ने अपने हाथ में स्वॉर्ड पकड़ी हुई होती है, जिसके अंदर से बहुत सारी रेड कलर की लाइनें निकली हुई होती है, जिसे देखने के बाद में जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि रेड कलर की जो लाइन है वो एक तरह का यहाँ पर अटैक है मेरे अपोनेंट का, जो कि मेरी बॉडी के ऊपर आ सकता है। और किम की इतनी सारी रेड कलर की लाइनों को देखने के बाद में मैं ये चीज़ जो है वो बता सकता हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने किम की तरफ एक स्टेप भी बढ़ाने की कोशिश की तो वो एक ही पल में मुझे काट देगा। और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी रेड कलर की जो लाइनें होती है वो अचानक से एक गोल्ड कलर की एनर्जी में बदल जाती है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो जाना पहचाना लुक है, ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि कल्टीवेटर की कॉन्सियसनेस होती है। लेकिन सच में ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मैं बहुत ही कम चीज़ें जो है वो देख सकता हूँ। काश अगर मैं जो थ्री फ्लावर गैदरिंग समिट है उस तक पहुँच गया होता तो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा डीपली चीज़ों को देख पाता। लेकिन जितना मैं अभी देख सकता हूँ उसे देखने के बाद में मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को तो नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ है वो मेरी समझ में आ रही है कि ये स्वॉर्ड सिल्क का एक क्लू है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किम होता है वो आसपास की जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि जो किम होता है वो यंग वाले लुक में आ चुका होता है। और अपने यंग लुक को देखने के बाद में जो किम होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मेरी पूरी बॉडी चेंज हो गई।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शियो होता है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि मुबारक हो, तुमने दोबारा से ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर जो किम होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं सेफली जो 5 एग रिंग कवरिंग ऑफ ओरिजिन है उस पर पहुंच चुका हूँ। लेकिन शियो सच में ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि तुम जो 3 फ्लावर गैदरिंग है उस पर नहीं पहुंच पाए हो, क्योंकि अगर काश तुम 3 फ्लावर गैदरिंग पर पहुंच जाते तो तुम यहाँ से बहुत कुछ गेन कर सकते थे। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि जैसा कि किम तुमसे उम्मीद की जा सकती थी, तुम भी बिल्कुल सेम वही चीज़ सोच रहे हो जो कि थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था। लेकिन अब इस बारे में क्या ही किया जा सकता है, क्योंकि देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरा रियलम है वो सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। जो सुनकर किम जो होता है वो शियो से बोलता है कि लेकिन कोई बात नहीं, तुमने यहाँ पर कम से कम कुछ तो गेन किया ही है। जब तुम वापस लौटोगे तो इसके बारे में अच्छे से स्टडी करना, मुझे यकीन है कि तुम्हें इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि ब्रदर किम, मुझे यकीन है कि अभी तक आप किसी कल्टीवेटर से तो मिल ही गए होंगे। जो सुनने के बाद में जो किम होता है वो उसे बताता है कि हाँ मैं कल्टीवेटर से मिला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शियो होता है वो किम से बोलता है कि अच्छा, जिस टाइम पर तुम ब्रेक थ्रू कर रहे थे तो तुम्हारे पास में एक डोमेन क्रिएट हो गया था जो कि बिल्कुल कल्टीवेटर की कॉन्सिस्टेंस के तरह ही था, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसके बीच में कोई कनेक्शन हो सकता है। जो सुनकर किम जो होता है वो शियो से बोलता है कि सच बताओ तो ये तुम कह सकते हो कि ये एक तरह का मेरा डोमेन है, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अपने इस डोमेन के साथ में क्यू आई रिफाइनिंग स्टेज का जो कल्टीवेटर है उसके साथ में मैं इक्वल फाइट जो है वो कर सकता हूँ। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो 5 एन रिंग कवरिंग ओरिजिन पर पहुंच जाता है तो उसका विजन जो होता है वो बिल्कुल एक कल्टीवेटर के जैसा ही हो जाता है। जो सुनकर अब जो शियो होता है वो ओके बोलते हुए अपने मन में सोचता है कि ओके, जिस टाइम पर कोई मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो 5 एनर्जिंग कवरिंग ओरिजिन पर पहुंच जाता है तो वो बिल्कुल कल्टीवेटर की ही तरह सिमिलर हो जाता है। अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट रेट का मार्शल आर्टिस्ट और जो पिनिकल मास्टर होता है उन दोनों के बीच में पावर का काफ़ी बड़ा गैप होता है, लेकिन वहीं अगर पिनिकल मास्टर और 5 एनर्जिंग कवरेजिंग ऑफ द ओरिजिन की बात की जाए तो इन दोनों के बीच में पावर का इतना बड़ा गैप होता है जैसे कि पूरा एक डोमेन हो। ऐसा लगता है कि आज मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया, क्योंकि आज मैंने यहाँ से जो एक्सपीरियंस प्राप्त किया है मुझे लगता है कि शायद ये एक्सपीरियंस मेरे उस टाइम पर काम आएगा जिस टाइम पर मैं भी जो 5 एनर्जिंग कवरेजन ओरिजिन है उस पर पहुँचूँगा। और इतना बोलकर अब जो शियो होता है वो हमें बताता है कि यहाँ पर किम से थोड़ी सी गाइडेंस लेने के बाद में मैं वापस से जो इम्पेरियल पैलेस था उसके अंदर वापस लौट आया। और इसी तरह से करते करते कुछ दिन बीत गए, जहाँ पर कि मैंने काफ़ी सारे जो असेसियन थे उन्हें भी मारा। और अब शियो की इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो शियो होता है वो एक रूम के अंदर खड़ा हुआ होता है, लेकिन तभी उसका ध्यान ऊपर जाता है जहाँ पर कि एक असेसियन मौजूद होता है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा से आ गए। और शियो की इतना सोचते के साथ ही सीधे एक रेड लाइन जो होती है वो शियो के ऊपर टिक जाती है, जिससे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा, तो ये एक पिनिकल मास्टर है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फुल स्पीड में एक निडल जो होती है वो शियो की तरफ आने लगती है, लेकिन जो शियो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से जो वो निडल होती है उसे ब्लॉक कर देता है और अपने मन में सोचता है कि इसके ऑरा को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने कुछ टाइम पहले ही पिनिकल रियलम पर ब्रेक थ्रू जो है वो किया है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो असिस्टेंट शियो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो शियो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो उसके अटैक होते हैं उसे ब्लॉक कर लेता है। और उसके अटैकों को ब्लॉक करते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मुझे यहाँ पर अभी जो मेरी फाइट चल रही है इसके ऊपर फोकस जो है वो करना चाहिए, लेकिन मैं अपनी जो फाइट है उसके ऊपर फोकस जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी भी मेरे माइंड के अंदर वही सीन जो है वो गूंज रहा है जिस टाइम पर किम ने ब्रेक थ्रू जो है वो किया था। और शियो के इतना सोचते ही अचानक से उसकी स्वॉर्ड के आसपास में एक ओरा दिखने लगता है, जिसे देखकर शियो अपने मन में सोचता है कि क्या ये स्वॉर्ड क्यों आई है। स्वॉर्ड क्यों आई जो होती है वो एक तरह का प्रूफ होता है कि जो स्वॉर्ड और बॉडी की यूनिटी है वो फर्स्ट रेट स्टेज के मिड स्टेज पर पहुँच चुकी है। और इसके अंदर एक बार जिस टाइम पर तुम पिनिकल रियलम पर जो है वो पहुंच जाते हो तो उसके बाद में तुम्हें ऑप्टिमल पाथ जो है वो दिखाई देने लगते हैं। और जो भी पाथ होते हैं अगर तुम उन पाथ को फॉलो करने लगते हो तो इसका मतलब ये होता है कि जो तुम्हारी स्वॉर्ड की वाई है वो कभी भी नहीं बुझेगी। और अब इस चीज़ के कारण यहाँ पर मेरे जो स्वॉर्ड आर्ट है उनकी यहाँ पर मुझे पॉइंट लिमिट जो है वो नज़र आने लगी है ऑप्टिमल पाथ के कारण। और स्वॉर्ड की वाई के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि स्वॉर्ड की वाई की मदद से तुम यहाँ पर अपने जो स्वॉर्ड आर्ट होते हैं उन्हें बहुत ही पावरफुल रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। एक तरह से कह सकते हैं कि जो स्वॉर्ड आर्ट है वही स्वॉर्ड की वाई है। अभी तक की मैंने जितनी भी ट्रेनिंग की है उस सभी के अंदर मैंने यही चीज़ रियलाइज़ की है। और इतना सोचते ही सीओ अचानक से हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो सच हो सकती है, क्योंकि अगर ये चीज़ जो है वो सच होती तो जो क्रैप्स पपेट है जो कि स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे, तो जिस टाइम पर वे स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसके अंदर स्वॉर्ड की वाई भी होनी चाहिए थी।
जिसका मतलब कि ये साफ है कि जिस चीज़ को मैं अभी तक स्वॉर्ड क्यू आई समझते हुए आ रहा था, असल में वो स्वॉर्ड क्यू आई नहीं होती। स्वॉर्ड आर्ट कभी भी स्वॉर्ड क्यू आई नहीं हो सकती है। स्वॉर्ड क्यू आई वो चीज़ है जिसे कि मैं अब देख रहा हूँ। ये बात सच है कि जो स्वॉर्ड क्यू आई होती है वो स्वॉर्ड आर्ट के साथ में ही पैदा होती है, लेकिन उसके बाद भी ये स्वॉर्ड आर्ट से बिल्कुल अलग है। असल में जो स्वॉर्ड की वाई होती है वो किसी भी वॉरियर का इंटेंट कोर होता है, जिसे कि वो ब्लेड की मदद से बाहर निकालता है। इसी तरह से अब ऐसा लगता है कि जो ये रेड और ब्लू लाइन होती है ये उतनी भी सिंपल नहीं होती जितना कि मैंने सोचा था, जैसे कि किसी अपने अपोनेंट के ऊपर एम करने के लिए या फिर उसे मारने के लिए। असल में हम इस चीज़ की मदद से यहाँ पर अपना सामने वाला जो अपोनेंट होता है उसके इंटेंट को देख सकते हैं कि आखिर वो उसका मार्शल इंटेंट जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है और कितना ज़्यादा स्किलफुल है। और जैसे जैसे मैं इस चीज़ को समझते हुए जा रहा हूँ, मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो रही है कि मेरे माइंड के अंदर एक अलग ही चीज़ जो है वो आने लगी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो स्वॉर्ड है वो मेरी बॉडी के अंदर घुलने लगी है। मेरे हाथों की मांसपेशियाँ जो है वो स्वॉर्ड को पूरी तरह से कवर कर कर मेरी बॉडी का ही उसी पार्ट बना रही है। और शियो के इतना सोचते के साथ ही वो अशेशियन जो होता है वो शियो के ऊपर अपने अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो शियो होता है वो भी अपना जो अटैक होता है उसे बनाना शुरू कर देता है और अपनी पावरफुल अटैक को करते हुए उस अशेशियन का जो अटैक होता है उसे बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसी के साथ में सीईओ का जो अटैक होता है वो सीधे जाकर जो वो असेसियन होता है उससे भी टकरा जाता है। और जैसे ही उससे अटैक टकराता है तो असेसियन का जो मास्क होता है वो फट जाता है और हमें पता चलता है कि वो असेसियन जो होता है वो असल में एक लड़की होती है। और अब जो शियो होता है वो उस लड़की को बिल्कुल भी मौका ना देते हुए उसके ऊपर अटैक कर उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है, जिसका हम देखते हैं कि वो लड़की भी ज़मीन पर टकराते हुए काफ़ी पीछे जाकर गिरती है। और अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ये चीज़ जो है वो महसूस हो रही है कि अगर मैं इसी प्रकार से जो स्वॉर्ड इंटेंट है उसका इस्तेमाल करता रहता हूँ तो। और शियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से उसकी स्वॉर्ड के अंदर हमें एक बहुत ही पावरफुल क्यू आई नज़र आती है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो लड़की असिसियन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है। तभी जो शियो होता है वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसके सामने खड़ा होकर बोलता है कि फाइनली जो ये रियलिटी है उसे अब मैं थोड़ा कर समझने लगा हूँ। और इतना बोलकर अब जो शियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिनेकल रियलम पर पहुंचे हुए मुझे 10 साल जो है वो बीत चुके हैं, लेकिन अब 10 साल बीत जाने के बाद में मैं फाइनली मिड स्टेज जो है उसके अंदर पहुंच चुका हूँ और उसी के साथ में जो स्वॉर्ड सिल्क है उसका भी अब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और अब शियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।